चलिए कंटिन्यू करते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया तो हाँ जी, गुड इवनिंग। तो तो अभी हम लोग जो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने 6.1 एक्सरसाइज किया था जो बेस्ड था रेट ऑफ चेंज पे, लाइक dy बाई डी एक्स का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, लाइव नहीं किए, रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। तो चलिए, तो ये पहली एक्सरसाइज मैंने लास्ट क्लास में किया था कि जिसमें ये हम देख रहे थे कि मतलब जैसे dy अपॉन dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t, या सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ y का मतलब होगा dy अपॉन dt। dy अपॉन dx का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमने पिछली क्लास में किया था 6.1 एक्सरसाइज। तो ये मैंने सॉल्व कराए थे लास्ट क्लास में। ठीक है, ये 6.1 एक्सरसाइज, तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था। आज यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे एक्चुअली मेनली 4 कैटेगरी है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, आगे बताएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से फंक्शन क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हो सकता है जो कुछ भी ना हो, है ना। तो आइए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो हमें क्या समझना है, इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। इंक्रीजिंग फंक्शन बताइए, आपको कुछ आइडिया है धर्मेंद्र जी, कैसे डिफाइन करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन को आप? ये बोर्ड पूरा विजिबल है कि नहीं? यस सर, विजिबल है। मतलब कट तो नहीं रहा कुछ पार्ट ना? ठीक है। तो बताइए इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? तो जो फंक्शन f एस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो उसको डिक्रीजिंग बोलेंगे। लेकिन वो तो थ्योरम है, डेफिनेशन क्या है? तो आप बता रहे हैं वो एक्चुअली थ्योरम है, डेफिनेशन थोड़ा अलग होगा। तो जो डेफिनेशन है, तो यहाँ जो एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग का मतलब ये लिखा है, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि अ फंक्शन एफ, मान लीजिए एफ है, हाँ? सीक्वेंस में जो डेफिनेशन लगाते थे, हाँ, क्या लगाते थे आप? यस, हाँ, सो वही वो वाली यहाँ पे एक्चुअली डेफिनेशन वही है। वो एफ डैश एक्स वाला जो वो थ्योरम है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं एज अ थ्योरम, बट डेफिनेशन यही है। कि डेफिनेशन क्या है कि एक फंक्शन है और फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई, ऑन इंटरवल आई इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो कोई फंक्शन एफ है वो इंक्रीजिंग होगा इंटरवल आई पे इफ एंड ओनली इफ ऐसा हो कि मान लीजिए x1 कोई नंबर है लेस देन x2 है। सो x1 एक नंबर है, x2 दूसरा नंबर है, उस इंटरवल i में लिखूंगा अभी। सो x1 x2 कोई दो नंबर है इंटरवल i में। तो अगर x1 लेस देन x2 है, मैं इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं। सो fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2, ऐसा होना चाहिए, इसी ऑर्डर में होने चाहिए कि fx1 या तो इक्वल हो fx1 आइदर इक्वल टू fx2 और लेस देन विल वर्क। और ये होना चाहिए फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू r। ये r नहीं, तो यहाँ पे इंटरवल i पे बात कर रहा हूं। सो इंटरवल i पे, मैं इंटरवल i पे बात कर रहा हूं। सो ये वाली डेफिनेशन हुई इंक्रीजिंग फंक्शन की। और जो आप जानते हैं वो थ्योरम जानते हैं। थ्योरम क्या कहता है? सो थ्योरम कहता है कि अ फंक्शन एफ इज, लेकिन ये थ्योरम तब वैलिड है
जब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल हो। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा तो फिर डेफिनेशन से जाना पड़ेगा, है ना। सो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए ये थ्योरम है एक्चुअली। जो एफ डैश एक्स की बात करते हैं आप, वो तो सिर्फ डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए होगा ना। सो अ फंक्शन एफ जो है, कोई फंक्शन है एफ, ठीक है ना। सो अ फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल आई if and only if तो यहां जो मैं बोल रहा हूं, ये फंक्शन लिख रहा हूं, डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, तभी ये थ्योरम वैलिड होगा, है ना। सो ये थ्योरम वैलिड होगा जब डिफरेंशिएबल होगा, तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ, ठीक है। सो एफ डैश एक्स शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। तो ये एक थ्योरम है जो कि इफ एंड ओनली इफ ट्रू है यहाँ पे, कि कोई फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है इंटरवल i पे, इफ एंड ओनली इफ f डैश x मोर देन इक्वल टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। सो f डैश x क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0 होगा हर x जो कि i में बिलोंग कर रहा है उसके लिए। तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। हाँ हाँ, इंटरवल क्या क्या ले सकते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे हैं वो रियल नंबर का, वो नंबर लाइन के होंगे ना, क्योंकि यहाँ से हम रियल फंक्शन है एक्चुअली। तो रियल फंक्शन है तो आप नंबर लाइन का सबसेट ले सकते हैं। हाँ, तो हम यहाँ नंबर लाइन पे बात कर रहे हैं एक्चुअली, है ना। तो हम नंबर लाइन वाले ही वो कंसीडर करेंगे। थोड़ा सा इसको वो कर सकते हैं। सो क्लियर विजिबल है कि नहीं, है ना। विजिबल है, थोड़ा वो हो गया, ब्लर हो गया, शायद ब्लर हो गया। नहीं सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है ना। विजिबल है। हाँ चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं ऐसे ही। पक्का दिख रहा है ना, ठीक है। तो है, ठीक है। सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। ओके ओके ठीक है, चलिए इसको भी ठीक करते हैं अगले क्लास में। तो अभी क्या है कि, है ना, ये डेफिनेशन हो गया कि सिंपल, जैसे एग्जांपल के लिए अब देखिए, एग्जांपल के लिए अगर आप बात करेंगे, जैसे एफ एक्स इक्वल टू सिंपल 2x प्लस 3 है, तो अगर यहाँ एफ डैश एक्स आप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 आ गया, जो कि मोर देन 0 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो एफ इज, और ये किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब ये हो गया कि f इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो यहाँ इंटरवल आपका पूरा रियल नंबर आ गया एक्चुअली, है ना, ये पूरे रियल इंटरवल के लिए ट्रू होगा। और इसका अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, जैसे आप ग्राफिकली इसको देखिएगा, लीनियर फंक्शन ऐसे तो x को 0 रखेंगे तो y 3 होगी, 1 2 3, सो ये होगी, और y को 0 पुट करेंगे तो x माइनस 3y2 मान लीजिए यहाँ पे। सो इस तरह का कोई ये आपका फंक्शन है, ये y बराबर 2x प्लस 3 हो गई, ठीक है। सो y बराबर 2x प्लस 3। तो आप यहाँ देखिए, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये क्या कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था जैसे x1 लेस देन x2 है तो x2 ज्यादा है x1 से, तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, देखो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, फंक्शन ना ऊपर की तरफ जा रही है। तो जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओ, डेफिनेशन कह रहा है फंक्शन की वैल्यू बढ़ती रहनी चाहिए। दूसरा आप इसको भी यहाँ वेरीफाई, है ना, अदर एक तरीका ये हो गया प्रूफ करने का। दूसरा तरीका है सेकेंड मेथड, आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर x1 लेस देन x2 है तो इसका मतलब है कि
2x1 लेस देन 2x2 है, दोनों तरफ 3 ऐड कर लीजिए। सो दोनों तरफ 3 ऐड करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको कि यहाँ पे 2x1 प्लस 3 लेस देन 2x2 प्लस 3। सो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, f of x1 is less than f of x2, so x1 less than x2, so f of x1 is less than f of x2। तो इस तरीके से आ गया। सो ये हमारे पास ऐसा है कि x1 less than x2 है, so fx1 less than fx2। इनफैक्ट है ना, आप इक्वलिटी लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। सो वैसे स्ट्रिक्टली आगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है उस डेफिनेशन को। तो ये हो गया एग्जांपल। दूसरा आता है, 1-1 भी है ना? हाँ ऐसे तो 1-1 भी है क्योंकि ये ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 1-1 प्रूफ करते थे कुछ। हाँ तो 1-1 में एक डिस्टिंक्ट, क्योंकि लीनियर फंक्शन है ना, तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, ये चीज है ना। तो ये हो गया इंक्रीजिंग का डेफिनेशन। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, सिमिलरली डिक्रीजिंग फंक्शन। सो डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, कोई फंक्शन है, सेम डेफिनेशन होगा ना, तो क्या होगा, अ फंक्शन f is decreasing on interval I if and only if so फंक्शन f है, ठीक है। सो फंक्शन f is decreasing on interval I if and only if x1 less than x2 imply, यहाँ पे क्या होगा, Greater than हाँ सो जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी y की वैल्यू घटनी चाहिए। सो लेस देन इक्वल, अच्छा यहाँ पे है तो उल्टा हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू I। इस तरीके जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू घटने लगेगी, है ना। तो x1 छोटा था x2 से, यहाँ fx1 ज्यादा है fx2 से। सो इसमें थ्योरम है, जो इसका रिजल्ट है ये है कि कोई भी फंक्शन f, तो यहाँ डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अ फंक्शन f इज decreasing on interval I if and only if so a function f is decreasing on interval I if and only if क्या होना चाहिए, f dash x less than equal to 0 हो जाएगा ना। so f dash x is less than equal to 0 for all x belongs to I, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सो फंक्शन f डिक्रीजिंग है इंटरवल I पे, अगर f dash x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए। इसके बाद इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे, सो जैसे मैं एग्जांपल लिया था, चलो मैं आपको बताऊं। जैसे एक है fx बराबर, एक है e की पावर x, और एक है fx बराबर e की पावर माइनस x। यहाँ देखो आप, ये दूसरा एग्जांपल जो पहले मैंने लिया था उस तरह का लूं तो मान लीजिए ऐसा आ गया -2x + 3 टाइप का, लेट से। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप f डैश x निकालोगे तो -2 जो कि लेस देन इक्वल टू 0 है, कहाँ पे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब जो है f इज डिक्रीजिंग ऑन r। इसको दूसरे तरीके से अगर प्रूव करो, एक मेथड ये हो गया दिखाने का डिक्रीजिंग, दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसा करो x1 लेस देन x2 लो, तो क्या होगा 2x1 लेस देन 2x2 होगा, बट यहां तो -2x1 है। तो जब -2x1 है तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सो ये जो -2x1 है मोर देन हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब एडिंग 3 बोथ साइड, तो एडिंग 3 बोथ साइड, तो यहां से आ गया जो fx1 है वो मोर देन fx2 है। तो आप इक्वलिटी में लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लेस देन और इक्वल टू, तो यहां तो है ना, या मोर देन और इक्वल टू, तो ये मोर देन है तो मोर देन और इक्वल टू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने मतलब ये फिट हो जाएगा डेफिनेशन पे। अगर आप यहाँ इक्वल भी लगा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। तो ये है।
अब यहां से ध्यान दीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में है, अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f डैश निकालेंगे e की पावर x होगी जो कि मोर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहां से आप f डैश x निकालेंगे, माइनस e की पावर माइनस x होगी जो लेस देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। इस तरीके से तो जो f डैश x है वो मोर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ f डैश x माइनस e की पावर माइनस x है, नेगेटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहां से क्या पता चला आपको कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। अभी तत्काल मैं ऐसा लिख देता हूं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये वाला फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो ये पूरे आर पे बात कर रहे हैं। अब आपसे क्या पूछ लेता है वो कि एक ऐसा इंटरवल बताओ जहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं क्वेश्चन बुक का लूं, चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो ये तो आपका हो गया डेफिनेशन, अभी देखा हमने कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। अभी आप आगे देखिए, अब अगला आता है, अच्छा इसका अगर ग्राफ बना दो तो कैसा होता, अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, इस वाले का ग्राफ, तो x को 0 रखेंगे y 3 तो रहेगा, और y को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 3y2। ओके, तो ये ऐसा फंक्शन है। देखिए जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू कम होती जा रही है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू घटती जा रही है एक्चुअली, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं y की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी। तो ये डिक्रीजिंग है। यहाँ भी अगर आप बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे आप, तो ये जो पहला फंक्शन है इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये होगा इस तरह से, ये e की पावर x का ग्राफ है। अगर आप दूसरे वाले का ग्राफ बनाएंगे तो नेगेटिव है ना, x प्लस इन्फिनिटी होगा तो y 0 हो जाएगा। सो ये होगा ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ग्राफ है। तो देखिए ये डिक्रीजिंग है, जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू घटती जा रही है। यहाँ x की वैल्यू जो बढ़ती जा रही है तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और यहाँ x जो बढ़ाएंगे y की वैल्यू घटती जाएगी। तो ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इसमें चार चीजें हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो अब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बताइए, तो इसमें क्या होगा कि हाँ इक्वल टू हट जाएगा, करेक्ट। अ फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल I if and only if, so कोई फंक्शन f है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन इंटरवल I if and only if, यहां होगा x1 less than x2 imply fx1 is strictly less than fx2 for all x1, x2 belongs to जो भी इंटरवल I। सो ये डेफिनेशन हुआ। तो यहाँ डिफरेंस क्या है, अब देखिए जब मैं इंक्रीजिंग फंक्शन लिखा था तो यहाँ इक्वलिटी भी लिखा था, यहाँ इक्वलिटी भी अलाउड है वहां पे, यहाँ पे इक्वलिटी अलाउड नहीं है। मतलब अगर दो डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट ही होनी चाहिए, इक्वल नहीं। वहां इक्वल भी हो सकती थी, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा अभी, है ना। जैसे अच्छा यहाँ मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे इस तरह का फंक्शन है, अभी ये फंक्शन है, तो ये बताइए ये क्या है। और जैसे इस तरह का कोई फंक्शन होता है कि मान लीजिए ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना है ना। अभी समझाने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ, देखिए एक इस तरह का फंक्शन है और एक फंक्शन हो सकता है दिस दिस दिस। मुझे बताइए कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसमें से, है ना। सो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। साथ में ऑल्सो इंक्रीजिंग बोल सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन।
तो ये दोनों है, इसको आप इंक्रीजिंग भी बोलोगे तो भी गलत नहीं है। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा, बट इंक्रीजिंग जरूरी नहीं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप x1 x2 यहाँ चूज करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ गई। इसका ये मतलब हुआ एक्चुअली कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए क्या चाहिए कि x1 लेस देन x2 है तो fx1 की वैल्यू लेस देन fx2, फंक्शन ऊपर ही जाना चाहिए, कभी x के पैरेलल नहीं आना चाहिए। इसमें ये है कि फंक्शन कभी भी x के पैरेलल नहीं आना चाहिए, x एक्सिस के, तो यहाँ पैरेलल आ गया, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंक्रीजिंग भी होगा, बट अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ये एग्जांपल है। तो कहने का क्या मतलब, इसको थोड़ा सा मैं थ्योरम से एक्सप्लेन करता हूं। सो जैसे एक तो थ्योरम में ये लिखा हूं कि इफ f is strictly increasing, अगर f strictly increasing है then f is also increasing function, ठीक है ना। but converse is not true, जैसे इस टाइप का एग्जांपल हो जाएगा। तो जहां ऐसा हो रहा है मैं फंक्शन लिख के भी दिखा सकता हूं। जैसे मान लीजिए ऐसा है fx, जैसे x when x is between 0 and मान लीजिए या x is less than 0 बोल दीजिए, x when x is less than 0, फिर मान लीजिए लेस देन 0 ना, 0 when x is between 0 and 1, मान लो इस तरह से मैंने x एक्सिस को ही पैरेलल कर दिया यहाँ पे, मतलब x एक्सिस से लाइन हो गई, और फिर आप दोबारा x हो गया जब y की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 1 है, मान लो इस तरह से एग्जांपल, मोर देन 1 ना, नॉट इक्वल टू, मोर देन 1। तो इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसा होगा, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा कि 0 से पहले ये फंक्शन क्या है, x है, सो y बराबर x चल रहा है, उससे बाद ऐसा हो गया ये x एक्सिस पे ही आ गया 1 तक, 1 के बाद फिर y बराबर x, अच्छा एक मिनट, 1 पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया नहीं, 1 पे वैल्यू 0 है, और मैं कॉन्टिन्यूअस बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूंगा, चलो मान लो मैं x माइनस 1 ले लेता हूँ ताकि कंटिन्यूअस हो जाए, है ना। तो x माइनस 1 ले लेंगे तो वैल्यू इसकी 1 पे 0 आ जाएगी, हाँ ठीक है। तो अब ये ऐसा टाइप का हो जाएगा, कहने का ये मतलब है। तो ये मैं कॉन्टिन्यूअस बना रखना चाहता हूँ, वो डिसकंटिन्यूअस हो गया था। तो इस तरीके से ये ग्राफ देखिए आप, तो ये x एक्सिस पे ही चला गया कुछ 0.01 के बीच में, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। और रिजल्ट देखिए, वहां हमने देखा था कि अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ f डैश एक्सिस, लास्ट वाला, हाँ सर लास्ट में x-1 जो था वो वाला किधर कैसे, मतलब ग्राफ बना दिया y बराबर x माइनस 1 का, ओके ओके, तो x को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 है ना, x को 1 रखेंगे 0, x को 2 रखेंगे 1, तो वो ग्राफ हो गया। तो ये आपका ये ग्राफ आ गया कि ये ग्राफ था 0 तक, 0 से 1 के बीच ये है, 1 के बाद ये है, ये है। सो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एक्चुअली। चलिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, नेक्स्ट वो थ्योरम लिख रहा था मैं, तो आपने पीछे थ्योरम क्या देखा था कि अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से ट्रू है, f डैश x मोर देन इक्वल टू 0। यहां पे क्या होगा, देखिए यहां पे जस्ट वन वे ट्रू है, इफ f इज नहीं, इफ f dash x is more than equal to 0 for all x belongs to I, then f is strict, नहीं not equal to, है ना,
इक्वल टू लगाएंगे तो वो तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना है। तो मान लीजिए एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो है, जीरो से ज्यादा ही है, तो स्ट्रिक्टली मोर देन जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एग्जांपल के लिए वो मैंने एग्जांपल लिया था e की पावर x वाला, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f डैश x, ये e की पावर x, ये हमेशा मोर देन इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, चाहे x कोई भी रियल नंबर ले लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये इसका ग्राफ होता है, ये ऊपर की तरफ जाता रहता है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो क्या उसका एफ डैश एक्स हमेशा जीरो से ज्यादा आएगा? बताइए। यहां है बट कन्वर्स, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मान लीजिए अभी मैंने बताया आपको कि एफ डैश एक्स मोर देन जीरो है, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं बोल रहा हूं कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन f डैश x मोर देन जीरो, ऐसा होगा क्या? तो ऐसा जरूरी नहीं है ना, बट कन्वर्स ऑफ एबव स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एग्जांपल बताइए कोई कि ऐसा हो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो बट उसका f डैश x जीरो के इक्वल भी हो सकता है किसी पॉइंट पे। बताइए कोई ऐसा फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और उसका डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे जीरो के इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, एक्स क्यूब के बारे में जानते हैं आप? एक्स क्यूब का हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनता है, रफली मैं बना रहा हूं। सो एक्स क्यूब क्या दिख रहा है आपको? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं ग्राफ से? अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि x1 लेस देन x2 है तो x1 की पावर 3 लेस देन x2 की पावर 3 होगी, यस सर नो? और ये बताना चाह रहा है कि जो एक्स क्यूब है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है डेफिनेशन से, कि अगर x1 लेस देन x2 होगा तो x1 की पावर 3 स्ट्रिक्टली लेस देन x2 की पावर 3 होगी। सो मतलब दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। बट इसका डेरिवेटिव की बात करो आप, एग्जांपल के लिए मैंने कहा एक्स क्यूब ले लो, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, ये पूरे रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट इसका आप f डैश x जब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर। और ये जो 3x स्क्वायर है क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा? किसी पॉइंट में जीरो होगा कि नहीं? स्क्वायर है तो सर पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव तो ही रहेगा, पॉजिटिव होता है जीरो से ज्यादा। अगर मैं x को जीरो रख दूं तो जीरो पॉजिटिव थोड़ी है, जीरो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। तो ये दिस इज मोर देन इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर आप ऐसा लिखते हैं कि x इज मोर देन जीरो तो गलत हो जाएगा, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। आपको लिखना पड़ेगा मोर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये x बराबर जीरो पे जीरो भी होगा। तो इसलिए ये थ्योरम इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, इस थ्योरम का कन्वर्स स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा एक्चुअली, कि अगर f डैश x मोर देन जीरो है तो f स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, f अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f डैश x मोर देन जीरो होना जरूरी नहीं है। ये एग्जांपल है। सेम चीजें डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए है, तो अब आप लिखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन सेम डेफिनेशन होगा सिमिलर टाइप का, कि a function f is strictly decreasing on interval I if and only if, so a function f is strictly decreasing on interval I if and only if x1 less than x2 will imply fx1 strictly more than fx2 for all x1, x2 belongs to I, इस तरीके से, ठीक है ना?
तो ये डेफिनेशन हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, ठीक। तो ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। सो है ना, एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं इस तरह का फंक्शन जो होगा, इस तरह का फंक्शन वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कि जैसे x की वैल्यू बराबर है, और अगर एग्जांपल लिखूं जैसे fx बराबर मैंने लिखा था -2x + 3, ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है ये। बट अगेन थ्योरम क्या था, सो जो थ्योरम है यहाँ भी वैसे ही है कि थ्योरम ये है कि अगर ऐसा हो f' लेस देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I, देन f is strictly decreasing function, strictly decreasing function, ठीक है ना। अगेन इसका कन्वर्स ट्रू होगा नहीं, सो अगेन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट जो कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, हाँ -x⁻³ ले सकते हैं। यस यस, सो अब -x⁻³ काम कर जाएगा, क्योंकि इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो है ना, अभी ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जाएगा ना, 4 टाइप का हो गया। सो x नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव हो गई, और x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बट क्या हो रहा है, लेकिन दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे f' जो है, जो -3x² है, दिस इज नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन 0, ऐसा नहीं लिख सकते आप, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, डिक्रीजिंग ऑन r। तो ये जो -x³ है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है r पे, बट इसका डेरिवेटिव जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, सो यू कैन नॉट राइट स्ट्रिक्टली लेस देन 0 एक्चुअली, है ना, यू कैन नॉट राइट स्ट्रिक्टली लेस देन 0। और ये सिर्फ इसका काउंटर एग्जांपल बोल सकते हैं ना इसको। हाँ हाँ हाँ, स्टेट, तो काउंटर बोल, हाँ इसी को काउंटर एग्जांपल बोलते हैं। किसी स्टेटमेंट को गलत कहना है तो काउंटर एग्जांपल है ना, काफी रहता है गलत कहने के लिए। तो चलिए, हमने तो डेफिनेशन लिख दिया सारा, अब यहाँ पे देखना था क्या है, तो मुझे लगता है टाइम भी निकल गया, तो अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी 7 to 9, 9 to 11 क्लास है, तो इसको हम है ना यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मतलब अभी बस मैंने अपनी तरफ थ्योरी बताए हैं, नेक्स्ट क्लास देखेंगे ये लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद है ना। तो यहाँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यही समझा रहा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक बार, क्योंकि डेफिनेशन मैंने लिखा दिया, अब इसको यहाँ से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या क्या समझा रखा है, फिर इसके आधार पे हम लोग आगे थोड़ा फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, आज तो क्वेश्चन नहीं करा पाए, आज जस्ट हमने थ्योरी डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक पे जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है 6.2 एक्सरसाइज एक्चुअली, उसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे इसमें क्या डिफाइन किया उसके हिसाब से। तो आज तो टाइम निकल गया, जो हमने थ्योरम्स देखे ना, आप देखिएगा ध्यान, ये देखो डेफिनेशन है, ये जैसे डेफिनेशन हो गया जैसे मैंने लिखा है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एनसीईआरटी में कैसे डिफाइन किया है, वो जो मैंने डिफाइन किया अपने तरीके से डिफाइन किया, अपने तरीके से थ्योरम बताए। अब देखेंगे एनसीईआरटी में कैसे डिफाइन किया नेक्स्ट क्लास में, फिर इस पे बेस्ड जो एनसीईआरटी में 6.2 साइज के क्वेश्चन सब वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। ओके सर एनसीईआरटी कोर्स कब से बदला है इसमें, तो कौन सा एडिशन बढ़िया रहेगा जिसमें ज्यादा हो? ये जो मुझे लग रहा है अभी पता है नया कोई आने वाला है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उस पे, लेकिन अभी ये तो आई थिंक 2005 से ही चल रहा है। ये जो लास्ट मेरे पास बुक है या अभी जो मार्केट में चल रहा है 2005 में लास्ट टाइम चेंज हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है। तो सही रहेगा ना एडिशन सर? हाँ 2005 के बाद का चल रहा है, तो वो अभी चल रहा है एक्चुअली। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।